नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एमडीएम कॉलेज रायसीनगर के यूट्यूब चैनल एमडीएम ऑनलाइन स्टडी में। और मैं आपका दोस्त यादवेंद्र शर्मा एक बार फिर से हाजिर हूं आपकी सेवा के लिए। तो आज का अपना जो टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन के बारे में अपने आज डिस्कस करेंगे कि प्रॉन का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो किस प्रकार का होता है। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन, अगर अपने प्रॉन की बात करते हैं तो प्रॉन के अंदर जो उत्सर्जन की जो क्रिया होती है या एक्सक्रीशन के लिए जो क्रिया होती है उसके लिए उसके अंदर जो ग्लैंड होती है उसको अपने एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड कहते हैं। यानी अपने कह सकते हैं कि प्रॉन के अंदर जो उत्सर्जन का काम होता है वो एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। एक अडल्ट जो प्रॉन होगा उसके अंदर उत्सर्जन का जो काम किसके द्वारा, एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। और जो ग्रीन ग्लैंड या जो एंटेनरी ग्लैंड होती है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रिस्टेशिया जो क्लास होती है उसका एक मुख्य कैरेक्टर होता है या मेन लक्षण अपने कह सकते हैं या मुख्य लक्षण अपने इसको कह सकते हैं। कौन सी चीज, ग्रीन ग्लैंड या एंटेनरी ग्लैंड का पाया जाना फाइलम आर्थ्रोपोडा की क्लास क्रिस्टेशिया का एक मेन कैरेक्टर होता है। इसके बाद में अब जो नेक्स्ट अपना पॉइंट है कि इसके अंदर जो उत्सर्जन का काम होता है वो एक ग्रीन ग्लैंड के द्वारा किया जाता है। तो ये जो पूरी एक संरचना आपको दिख रही है इस पूरी संरचना को अपने क्या बोल सकते हैं, एंटेनरी ग्लैंड। इसके साथ साथ में अलग अलग इसके जो पार्ट होते हैं उन पार्ट के द्वारा अपने बात करेंगे। तो ये क्या है, इसका उत्सर्जी तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। किसका, प्रॉन का एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ प्रॉन। तो ये पूरी जो संरचना है ये क्या है, अपने प्रॉन जो होता है प्रॉन का या पेलियोमोन जो होता है उसका उत्सर्जित तंत्र होता है। अब प्रॉन का जो उत्सर्जित तंत्र होता है उसके उत्सर्जित तंत्र को अपने तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर एक जो पार्ट होता है वो एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड होता है। नंबर दो इसका जो पार्ट होता है वो होता है लेटरल डक्ट। तो आप डायग्राम में यहाँ पे देख सकते हो ये जो संरचना होती है इस संरचना को अपने क्या बोल सकते हैं, यहाँ पे ग्रीन ग्लैंड इस संरचना को पूरा का पूरा कह सकते हैं। उसके बाद में सेकंड जो पॉइंट है लेटरल डक्ट। तो लेटरल डक्ट भी आप डायग्राम में देख सकते हो, यहाँ से ये जो संरचना होती है इसको अपने क्या बोलते हैं, लेटरल डक्ट कहते हैं। उसके बाद में थर्ड जो होता है वो होता है इसका रीनल सैक। तो यहाँ पर ये जो संरचना आपको यहाँ पे दिख रही है इस संरचना को अपने क्या बोलते हैं, रीनल सैक अपने इस स्ट्रक्चर को कह सकते हैं। तो प्रॉन का उत्सर्जित तंत्र या एक्सक्रीटरी सिस्टम कितने पार्ट से मिलकर बना होता है, तीन पार्ट से मिलकर बना होता है। तीन पार्ट कौन कौन से होते हैं, पहला इसका होता है एंटेनरी ग्लैंड, सेकंड इसका कौन सा होता है लेटरल डक्ट और थर्ड कौन सा होता है रीनल सैक। ग्रीन ग्लैंड, लेटरल डक्ट और रीनल सैक, इन तीन मुख्य संरचनाओं के द्वारा क्या होता है, इसका उत्सर्जित तंत्र बना होता है। तो अब अपने इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे, आगे की ओर चलते हैं। नंबर दो पॉइंट देखो कि इसके अंदर पहला जो पार्ट था एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड, इसकी क्या होती है। अगर अपने एंटेनरी ग्लैंड या ग्रीन ग्लैंड की बात करते हैं तो अडल्ट जो होता है, अडल्ट प्रॉन जो होता है उसके अंदर एक जोड़ी ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। अगर अपने बात करते हैं अडल्ट के अंदर तो पहला पॉइंट इसमें क्या है कि अडल्ट के अंदर एक जोड़ी या वन पेयर ऑफ ग्रीन ग्लैंड, एक जोड़ी ग्रीन ग्लैंड प्रेजेंट रहती है। कितनी, एक जोड़ी ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो प्रेजेंट रहती है किसके अंदर, जो अडल्ट प्रॉन होता है उस अडल्ट प्रॉन के अंदर। सेकंड पॉइंट की इसकी पोजीशन क्या होती है, तो ये जो एंटेनरी ग्लैंड होती है ये एंटीना के कोक्सा पार्ट में प्रेजेंट रहती है। कहां पर, एंटीना के कोक्सा पार्ट में प्रेजेंट रहती है। कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, इसका एंटीना जो होता है। अपने बात करते हैं कि अगर इसके पूरी अपने कल बात की थी, लास्ट जो अपना लेक्चर था उसके अंदर अपने कहा था कि जो प्रॉन होता है 19 खंडों का बना होता है। पहला जो इसका खंड होता है या अपेंडेज जो होता है इसका एंटीन्यूल होता है, सेकंड जो होता है उसका एंटीना होता है। तो सेकंड पे रख के अपने बात कर सकते हैं, सेकंड अपेंडेज की अगर अपने बात करते हैं तो क्या होता है, एंटीना। अब एंटीना का कोक्सा पार्ट कौन सा होता है, जो पार्ट क्या है किसकी बॉडी वॉल के सबके पास में प्रेजेंट रहता है अपेंडेज का, उसको अपने क्या बोल सकते हैं,
कोक्सा कह सकते हैं, किसी के अंदर प्री कोक्सा भी होता है, वो बॉडी वॉल के थोड़ा सा अंदर की ओर प्रेजेंट रहता है, दसा रहता है। तो बॉडी वॉल के पास वाला पार्ट कौन सा, कोक्सा पार्ट। तो कोक्सा पार्ट के अंदर इसकी जो ग्रीन ग्लैंड या जो एंटेनरी ग्लैंड जिसको अपने कह सकते हैं वो प्रेजेंट रहती है। नंबर ऑफ एंटेनरी ग्लैंड की बात करते हैं तो कितनी होती है, अपने कह सकते हैं 2 होती है, या अपने कह सकते हैं कि एक जोड़ी इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब प्रत्येक जो ग्रीन ग्लैंड होती है ये मटर के दाने के बराबर अपारदर्शी होती है, यानी कि कैसी होती है, ये एक जो मटर का दाना होता है, दाना उसके बराबर होती है, मटर के दाने के बराबर होती है। और कैसी होती है, ये अपारदर्शी, कैसी होती है, अपारदर्शी संरचना के रूप में प्रेजेंट रहती है। अब अगर अपने एंटेनरी ग्लैंड की बात करते हैं तो एंटेनरी ग्लैंड कितने पार्ट से मिलकर बनी होती है, 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। कितने पार्ट से, 3 पार्ट। कौन कौन सा, पहला इसका जो पार्ट होता है वो होता है इसका एंड सेक। सेकंड जो पार्ट होता है वो लेबिरिंथ, और इसको अपने बोल सकते हैं ग्लैंडुलर प्लेक्सिस। क्या बोल सकते हैं, ग्लैंडुलर प्लेक्सिस या लेबिरिंथ अपने इसको कह सकते हैं। और थर्ड जो इसका पार्ट होता है वो होता है इसका ब्लैडर। थर्ड पार्ट कौन सा होता है, ब्लैडर। तो ये 3 पार्ट से मिलकर बनी होती है। 3 पार्ट कौन कौन से, एंड सेक, ये यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये जो पार्ट होता है इसको अपने क्या बोलते हैं, एंड सेक बोलते हैं। उसके बाद में सेकंड जो होता है वो लेबिरिंथ या अपने कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर प्लेक्सिस। तो ये जो यहाँ पे आपको ये जो संरचनाएं यहाँ पे इस प्रकार की संरचनाएं दिख रही है, इस संरचना को क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर प्लेक्सिस या अपने ग्रंथि जालक भी अपने इस संरचना को कह सकते हैं। उसके बाद में थर्ड जो पार्ट होता है, थर्ड पार्ट इसका होता है ब्लैडर। तो यहाँ पे आपको ये जो संरचनाएं दिख रही है, इस संरचना को अपने क्या बोलते हैं, ब्लैडर इस संरचना को कहा जाता है। तो इन 3 संरचनाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, इसकी जो एंटेनरी ग्लैंड होती है उस एंटेनरी ग्लैंड का निर्माण होता है। अब अपने बात करते हैं 1 बाय 1 एंटेनरी ग्लैंड के अंदर। नंबर 1 जो अपना पॉइंट था वो कौन सा था, एंड सेक। तो डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो संरचना आपको दिख रही है, इस संरचना को अपने क्या बोल सकते हैं, इस संरचना को अपने बोलेंगे एंड सेक। अब एंड सेक में कौन कौन से फीचर्स होते हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं। तो एंड सेक जो होता है ये एक जोड़ी होता है, और ये भी कैसा होता है, सेम के बीज के शेप का होता है। अगर अपने बात करते हैं एंड सेक की तो अपने कह सकते हैं कितना, ये भी एक जोड़ी और कैसा, सेम के बीज के आकार का होता है। यानी कि जिस प्रकार एक सेम का बीज होता है, नॉर्मली अपनी जो किडनी की बात करते हैं अपने कहते हैं कि किडनी कैसी होती है, तो अपने कहते हैं कि सेम के बीज के जैसी होती है। ह्यूमन किडनी की बात करते हैं तो ठीक वैसे ही जैसे ह्यूमन किडनी जो होती है उसका जो शेप होता है या जो सेम के बीज का शेप होता है, ठीक वैसे ही क्या होता है, इसके अंदर जो एंड सेक प्रेजेंट रहता है उस एंड सेक का एज इट इज वैसा ही क्या होता है, शेप होता है। उसके बाद में अब ये संरचना जो होती है वो जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस होता है तथा जो ब्लैडर होता है उनके बीच में प्रेजेंट रहती है। देखो अभी अपने बात करके आए हैं कि यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस या अपने कह सकते हैं कि लेबिरिंथ प्रेजेंट रहता है, और ये पार्ट कौन सा होता है इसका, ये पार्ट इसका होता है ब्लैडर। तो अपने कह सकते हैं कि ब्लैडर और जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस होता है उनके बीच में, तो नंबर 2 पॉइंट क्या कह सकते हैं कि ब्लैडर व ग्लैंडुलर प्लेक्सस के बीच में प्रेजेंट होती है। कहां पर होती है, ब्लैडर और जो ग्लैंडुलर प्लेक्सिस होता है उसके बीच में ये संरचना प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में देखो नंबर अगर 3 पॉइंट की बात करते हैं इस संरचना के अंदर की तीसरा जो फीचर होता है वो कौन सा होता है, तो इसकी जो कैविटी होती है वो एक बड़े ब्लड ल्यूकेना के अंदर खुलती है या ल्यूकेना के रूप में प्रेजेंट रहती है। अब अगर अपने बात करते हैं कि इसकी जो कैविटी होती है या आपने कह सकते हैं कि इसकी जो गुहा होती है अंदर की ओर, इसमें कौन सी संरचना प्रेजेंट रहती है, तो इसकी कैविटी के अंदर एक बड़ी ब्लड ल्यूकीना के समान संरचना जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब जो एंड सेक होता है, एंड सेक की जो वॉल होती है या जो भित्ति होती है, इसकी वॉल कितनी लेयर की, इसकी वॉल 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। कितनी लेयर से, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। एक मोटी वॉल के रूप में अपने कह सकते हैं कि मोटी वॉल प्रेजेंट रहती है। 2 कितनी लेयर से, 2 लेयर से मिलकर बनी होती है। अब 2 लेयर कौन कौन सी होगी, एक इसकी हो जाती है
आउटर लेयर। पहली कौन सी हो जाती है इसकी? आउटर लेयर। अब आउटर लेयर की बात करते हैं तो आउटर लेयर में कौन सी विशेषता होती है? अगर आउटर लेयर की बात करते हैं तो इसकी जो आउटर लेयर होती है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। किससे मिलकर बनी होती है? कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू, या अपने कह सकते हैं कि जो संयोजी ऊतक होते हैं उन संयोजी ऊतकों से इसकी आउटर लेयर प्रेजेंट रहती है। इसके अंदर जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो इसकी प्रेजेंट रहती है। इसमें क्या प्रेजेंट रहती है? इसकी जो ब्लड कैपिलरीज जो होती हैं वो ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट रहती हैं। किसके अंदर? आउटर लेयर के अंदर। आउटर लेयर किसका पार्ट है? इसकी वॉल का पार्ट होता है, जो एक मोटी वॉल के रूप में प्रेजेंट रहती है। किसकी वॉल? एंड सेक। एंड सेक किसका पार्ट है? एंड सेक इसका जो अपने कह सकते हैं कि ग्रीन ग्लैंड जो होती है उस ग्रीन ग्लैंड का अपने कहते हैं कि पहला पार्ट होता है, जो अपने कह सकते हैं कि ग्लैंडुलर प्लेक्सस और इसका जो ब्लैडर होता है उन दोनों के बीच में ये संरचना जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। अब अपने बात करते हैं कि नंबर 2 पॉइंट, इसकी जो इनर लेयर की बात करते हैं कि इसकी इनर लेयर कैसी होती है। अगर अपने इसकी इनर लेयर की बात करते हैं तो इसकी इनर लेयर एक पतली लेयर होती है जिसमें जो एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की सेल जो होती है वो इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। इनर लेयर की बात करते हैं तो नंबर 1 पॉइंट आप लिख सकते हो कि कैसी होती है, ये पतली होती है। उसके बाद में एक्सक्रीटरी या अपने कह सकते हैं कि उत्सर्जी एपिथेलियम की सेल्स जो होती हैं या जो कोशिकाएं होती हैं वो कोशिकाएं इसके अंदर प्रेजेंट रहती है या पाई जाती है। ये जो संरचना होती है वो किसका पार्ट है? सारा का सारा जो एंड सेक होता है उस एंड सेक का पार्ट होता है। उसके बाद में देखो 2 नंबर जो इसके अंदर पार्ट है वो है इसका लेबेरेंथ, या अपने कह सकते हैं कि इसके अंदर जो इसका कनेक्टिव टिश्यू जो होता है उसको अपने कह सकते हैं। तब अपने नंबर 2 पॉइंट की बात करते हैं। इसके अंदर दूसरा पार्ट इसका कौन सा है? एंटेनरी ग्लैंड का। तो सेकंड जो पार्ट होता है उसको अपने कह सकते हैं वो है इसका लेबेरेंथ, या अपने इसको कह सकते हैं किसका? जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस या ग्रंथि जालक। अगर आप इसको हिंदी में कहें तो क्या बोलेंगे? ग्रंथि जालक अपने कहते हैं। तो लेबेरेंथ या ग्रंथि जालक नंबर दूसरी इसकी जो संरचना होती है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसके अंदर कौन कौन से फीचर जो होते हैं वो फीचर इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर अपने लेबेरेंथ या ग्लैंडुलर प्लेक्सस की बात करते हैं तो ये एंड सेक के बाहर की तरफ प्रेजेंट रहती है। देखो अगर अपने बात करते हैं कि देखो यहाँ पे एंड सेक है और ये बाहर वाली जो संरचना होती है इस संरचना को अपने क्या बोलते हैं? ग्लैंडुलर प्लेक्सस अपने कहते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है कि ये जो संरचना होती है वो इसका एंड सेक जो होता है उसकी जो एग्जिट होती है एग्जिट की तरफ प्रेजेंट रहती है, या उसके बाहर वाली साइड जो होती है उस बाहर वाली साइड के अंदर प्रेजेंट रहती है। अब नेक्स्ट इसमें क्या है कि इसकी जो बात करते हैं एंड सेक की, तो एंड सेक की तुलना में ये जो संरचना होती है ये कैसी होती है? लार्ज होती है। तो एंड सेक की तुलना में ये लार्ज या आपने कह सकते हैं कि बड़ी संरचना होती है, या इसका पार्ट क्या होता है? बड़ा होता है। किसकी तुलना में? एंड सेक की तुलना में जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस जो होता है। अगर अपने बात करते हैं इसको और अंदर से देखें तो वो किस प्रकार दिखता है? इस प्रकार का दिखाई देता है इसका जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस जो होता है। यहाँ पर आपको ये जो संरचना दिख रही है इसको अपने क्या बोलते हैं? एंड सेक बोलते हैं। और ये क्या है? इसकी बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट है? तो बाहर की तरफ इसका जो ग्लैंडुलर प्लेक्सस होता है वो इसके बाहर की तरफ और एंड सेक की तुलना में ये संरचना कैसी होती है? एक बड़ी संरचना के रूप में प्रेजेंट रहती है। अब अगर इसके ऊपर बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी संरचनाएं प्रेजेंट रहती हैं या किस प्रकार की संरचनाएं प्रेजेंट रहती है, तो ये जो संरचना होती है इसके अंदर अपने कहते हैं कि जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है वो एक्सक्रीटरी डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। क्या प्रेजेंट रहती है? एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है वो एक्सक्रीटरी डक्ट इसके अंदर प्रेजेंट रहती है। अब एक्सक्रीटरी डक्ट किस प्रकार की होती है? अगर अपने बात करते हैं इसके अंदर जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है ये एक्सक्रीटरी डक्ट इसके अंदर ब्रांच एंड कोइल्ड संरचना होती है। कैसी होती है? ब्रांच्ड एंड कोइल, यानी कि अपने कह सकते हैं कि शाखित और कुंडलित। कैसी होती है ये?
शाखित और कुंडलित संरचना के रूप में प्रेजेंट रहती है। कैसी प्रेजेंट रहती है? इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? ये जो संरचना होती है इसके अंदर एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट रहती है, और ये जो एक्सक्रीटरी डक्ट होती है अपने कह सकते हैं कि इस प्रकार से शाखित होती है और अपने ऊपर इस प्रकार से ये कुंडली संरचना के रूप में ये प्रेजेंट रहती है। ये संरचना क्या होती है? ये संरचना इसकी होती है अपने कह सकते हैं कि ये ग्लैंडुलर प्लेक्सस अपने कहते हैं, और ये जो कुंडलित और शाखित संरचना होती है इसको अपने क्या बोलेंगे? एक्सक्रीटरी डक्ट या उत्सर्जी वाहिनियां या नलिकाएं आप इनको कह सकते हैं, इसके रूप में ये प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में अब ये जो डक्ट होती है ये अंदर की तरफ तो इसका जो एंड सेक होता है उसकी तरफ तथा बाहर की तरफ जो ब्लैडर होता है उसके अंदर खुल जाती है। अब अपने बात करते हैं कि ये जो संरचना होती है ये अंदर की तरफ तो किसके अंदर, जो इसका एंड सेक होता है उस एंड सेक में खुली रहती है, और अपने अगर बात करते हैं कि बाहर की तरफ या जो एग्जिट साइड होती है वो एग्जिट साइड किस में खुलती है? इसका जो ब्लेडर वाला पार्ट होता है उस ब्लेडर वाले पार्ट के अंदर, जिसे अपने डायग्राम में यहाँ पे देखते हैं। देखो दोबारा से ये कहता है कि इसकी जो अंदर क्या प्रेजेंट रहती है? एक्सक्रीटरी डक्ट प्रेजेंट रहती है। अब कहता है एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है ये अंदर की तरफ तो किसके अंदर, इसका जो एंड सेक होता है उस एंड सेक में, और ये जो संरचना होती है अब यहाँ पे आएगी, ब्रांच हो जाएगी, कुंडलित हो जाती है, और ये बाहर की ओर आकर यहाँ पर आकर किसके रूप में खुल जाती है? किसके अंदर खुल जाती है? तो ये जो ब्लेडर वाला पार्ट होता है उस ब्लेडर वाले पार्ट के अंदर ये संरचना जो होती है आकर खुल जाती है। उसके बाद में अब ये जो डक्ट होती है ये डक्ट कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतकों से बनी होती है। तो अब यहाँ पे इसके अंदर ये जो ब्रांच डक्ट होती है और अपने कह सकते हैं कुंडलित नलिका जो होती है ये किसकी बनी होती है? तो ये अपने कह सकते हैं कि संयोजी ऊतक या जो कनेक्टिव टिश्यू होता है उस कनेक्टिव टिश्यू या संयोजी ऊतकों से इसका निर्माण होता है या बनी होती है। इसके बाद में अब इसकी जो इनर वॉल होती है वो एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की सेल से बनी होती है। अगर अपन बात करते हैं आउटर लेयर तो संयोजी ऊतकों से, और इनर जो वॉल होती है ये इनर वॉल जो एपिथेलियम की सेल जो होती है या उपकला कोशिकाओं जो होती हैं उनसे बनी होती है। तो पतली लेयर होती है, और ये अपने कह सकते हैं कि एपिथेलियम या उपकला कोशिका जो होती है एपिथेलियम सेल से मिलकर बनी होती है। कौन सी संरचना? इसकी जो कुंडलित और शाखित नलिका जो होती है जो इसके अंदर किसका काम करती है? जो इसके अंदर अपने कह सकते हैं कि उत्सर्जन का जो काम होता है उस उत्सर्जन का जो काम होता है उस उत्सर्जन के काम को कंप्लीट जो होता है वो इन्हीं नलिकाओं के द्वारा किया जाता है। उसके बाद में देखो नेक्स्ट अपने आते हैं नंबर तीसरा, इसका जो पॉइंट होता है वो कौन सा है? इसका ब्लेडर पार्ट। अगर अपने ब्लेडर की बात करते हैं तो ब्लेडर किसी संरचना होती है? अब अपने कह सकते हैं कि ब्लेडर एक बड़ी और बैग लाइक या थैले के समान संरचना होती है। अगर अपने बात करते हैं ब्लेडर तो देखो अब इसका जो यूरिनरी ब्लेडर यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली संरचना और ये वाली संरचना, इसको अपने क्या बोल सकते हैं? यूरिनरी ब्लेडर कहते हैं। तो अब नंबर 1 पॉइंट इसमें क्या कहता है कि ये यूरिनरी ब्लेडर वाली जो स्ट्रक्चर होती है ये संरचना कैसी होती है? ये कहता है कि ये लार्ज एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। लार्ज एंड बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, या अपने कह सकते हैं कि बड़ी और एक थैलेनुमा संरचना के रूप में प्रेजेंट रहती है। उसके बाद में 2 नंबर पॉइंट ये क्या कहता है कि ये जो ब्लेडर की वॉल होती है ये भी एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की लेयर से बनी होती है। अगर अपने इसकी वॉल की बात करते हैं तो ये वॉल किसकी बनी होती है? भित्ति किसकी बनी होती है? तो एक्सक्रीटरी नंबर 2 पॉइंट एक्सक्रीटरी एपिथेलियम सेल से बनी होती है। किससे बनी होती है? एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उन एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की सेल से इसका निर्माण होता है या ये संरचना बनी होती है। उसके बाद में नंबर 3 पॉइंट क्या कहता है कि इसकी जो आउटर वॉल होती है वो एंड सेक और जो लेब्रिंथ होता है उससे जुड़ी रहती है। अब कहते हैं कि इसकी जो आउटर वॉल होती है आप अपने कह सकते हैं कि आउटर बाहर वाली जो वॉल होगी वो किससे? इसका देखो यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि एंड सेक और जो लेब्रिंथ होता है, यानी कि यहाँ से और यहाँ से एंड सेक और लेब्रिंथ से इसकी जो आउटर वॉल होती है वो जुड़ी रहती है। नंबर 3 इसकी आउटर वॉल एंड सेक या जो ग्लैंडुलर एंड सेक प्लस ग्लैंडुलर प्लेक्सस से जुड़ी रहती है या ऐड रहती है।
किससे? इसकी आउटर वॉल एंड सेक और जो इसका ग्लैंडुलर प्लेक्सस होता है उस ग्लैंडुलर प्लेक्सस से जुड़ी रहती है या इसके साथ में ऐड रहती है। उसके बाद में अब इसकी जो आउटर वॉल अपने कह सकते हैं कि अब इसका जो बाहर वाला भाग होता है, इसकी आउटर साइड जो होती है, ये आउटर साइड बाहर की ओर एक डक्ट के रूप में या एक नलिका के रूप में खुल जाती है। अब ये जो संरचना होती है कौन सी? ब्लैडर वाली। ब्लैडर की संरचना जो होती है यह संरचना ये बाहर की तरफ एक डक्ट के रूप में या एक नलिका के रूप में खुल जाती है। और कहां पर जाकर खुलती है? तो जो कोक्सा पार्ट होता है, अभी अपने बात करके आए थे कि एंटीना का जो कोक्सा पार्ट होता है उस कोक्सा पार्ट के अंदर, किसके अंदर? कोक्सा पार्ट के अंदर खुल जाती है। और जहां पर यह संरचना खुलती है वो एक छिद्र के रूप में खुलती है या एक अपर्चर के रूप में खुलती है। उस अपर्चर को अपने क्या बोल सकते हैं? उस अपर्चर को अपने रीनल पोर कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? तो कोक्सा के अंदर किसके रूप में? जो रीनल पोर होता है उसे रीनल पोर के रूप में खुल जाती है। किसके रूप में खुल जाएगी? रीनल पोर के रूप में जो संरचना होती है ये संरचना आगे चलकर खुल जाती है। इसके बाद में अब यहाँ से जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, जितने भी एक्सक्रीटरी जो प्रोडक्ट होते हैं, उन प्रोडक्ट्स को इस स्ट्रक्चर यानी कि यहाँ पे अपने कह सकते हैं कि ब्लैडर जो होता है वो ब्लैडर क्या करता है? जो जितना भी उत्सर्जी पदार्थ होता है उसके प्रकार स्टोर करने का जो काम होता है इसके द्वारा किया जाता है। और यहाँ से ये जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं इन अपर्चर के द्वारा बॉडी से बाहर की ओर इनको निकाल दिया जाता है। तो इसको अपने क्या बोलते हैं? इसका ब्लैडर वाला पार्ट अपने इसको कह सकते हैं। अब अपने बात करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट जो पार्ट होता है, नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 अपने कहा था कि इसके अंदर उत्सर्जी तंत्र जो होता है वो 3 संरचनाओं से मिलकर बना होता है। एक अपने बात की थी एंटरनरी ग्लैंड। तो एंटरनरी ग्लैंड जो थी, एंटरनरी ग्लैंड को अपने कितने पार्ट में डिवाइड किया था? 3 पार्ट में डिवाइड किया था। उन तीनों पार्ट को अपने बात की थी एंड सेक, उसके बाद में ग्लैंडुलर प्लेक्सस, और थर्ड जो पार्ट था वो कौन सा था? इसका ब्लैडर पार्ट था। तो इसका वो अपने कह सकते हैं कि जो ग्रीन ग्लैंड या एंटरनरी ग्लैंड वाला पार्ट आ गया। उसके बाद में सेकंड जो इसका एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है वो कौन सा होता है? इसका लेटरल डक्ट। तो डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो संरचना थी वो कौन सी थी? इसकी ग्रीन ग्लैंड वाली संरचना थी, यहाँ से यहाँ तक की। अब ये वाली जो संरचना होती है इन संरचना को अपने क्या बोलते हैं? लेटरल डक्ट कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं? लेटरल डक्ट इन संरचनाओं को कहा जाता है। अब अपने लेटरल डक्ट के बारे में बात करते हैं। अब कहते हैं कि लेटरल डक्ट जो होती है ये ग्रीन ग्लैंड के पीछे की तरफ एक पतली डक्ट के रूप में जो संरचना निकलती है उनको अपने लेटरल डक्ट कहते हैं। तो अब ये जो ग्रीन ग्लैंड है इस ग्रीन ग्लैंड के पीछे की तरफ नलिका रूपी जो या एक डक्ट लाइक संरचना जो निकलती है उन डक्ट लाइक स्ट्रक्चर को अपने क्या बोलते हैं? लेटरल डक्ट कहते हैं। तो अपने कह सकते हैं यहाँ पे जो ग्रीन ग्लैंड के पीछे की तरफ जो डक्ट निकलती है उसे अपने क्या बोलते हैं? उसे लेटरल डक्ट, उसको क्या बोलते हैं? लेटरल डक्ट उस संरचना को कहा जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट इसकी क्या कहता है कि जो दोनों लेटरल डक्ट होती है वो आपस में इसका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है, अगर अपने आपको याद है तो पीछे वाला जो लेक्चर हुआ था उसके अपने नर्वस सिस्टम पे हुआ था, तो वहां पे अपने बात की थी कि इसका जो ब्रेन वाला पार्ट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है। अब कहता है कि जो लेटरल डक्ट होती है वो लेटरल डक्ट इसके ब्रेन के सामने की तरफ दोनों आपस में क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। कहां पर? इसके ब्रेन के सामने दोनों जो लेटरल डक्ट होती है वो आपस में क्या होती है? जुड़ी रहती है। तो जिस संरचना के द्वारा ये दोनों लेटरल डक्ट आपस में जुड़ती है उस संरचना को अपने क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कनेक्टिव कहते हैं। उसको अपने क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स कनेक्टिव। ट्रांसवर्स कनेक्टिव उस संरचना को कहा जाता है। कौन सी संरचना को? जिस संरचना के द्वारा जो लेटरल डक्ट होती है वो लेटरल डक्ट आपस में जुड़ी रहती है उसको अपने बोलते हैं ट्रांसवर्स कनेक्टिव कहते हैं। अब इसके बाद में क्या है कि अब ये जो लेटरल डक्ट होती है ये लेटरल डक्ट आगे की ओर जाकर जिस संरचना में खुल जाती है उस संरचना को क्या बोलते हैं? अपने
रीनल सैक कहते हैं। तो आगे की तरफ ये संरचना किसके साथ में जुड़ी रहती है, ग्रीन ग्लैंड के साथ में जुड़ी रहेगी, और पीछे की ओर ये जो स्ट्रक्चर होती है वो किसके साथ में ऐड रहती है, तो पीछे की तरफ ये संरचना जो रीनल सैक होता है उस रीनल सैक के साथ में जुड़ी रहती है। तो यहाँ पे आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि यहाँ पे क्या है, इसकी ये लेटरल डक्ट है, और ये लेटरल डक्ट जो होती है वो पीछे की ओर किसके अंदर खुल जाती है, इसका जो ये रीनल सैक होता है उस रीनल सैक के अंदर आकर खुल जाती है। तो अपना थर्ड जो पॉइंट इसके अंदर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम का थर्ड पार्ट, वो कौन सा है, इसका रीनल सैक है। तो रीनल सैक की बात करते हैं तो ये भी एक लंबी और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। नंबर 1 पॉइंट क्या कहता है कि ये भी किसी संरचना होती है, एक लंबी और बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है। जैसे अपने बैग लाइक स्ट्रक्चर अपने किसके बारे में बात करके आए थे, इसका जो ब्लैडर था, इस ब्लैडर को अपने क्या बोल सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर भी आप इसको कहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके जैसी ही यहाँ पे जो इसका रीनल सैक होता है ये भी एक बड़ी संरचना होती है, और ये इसको अपने क्या कह सकते हैं, इसके थैले के समान या बैग लाइक स्ट्रक्चर अपने इसको कह सकते हैं। इसके बाद में ये जो संरचना होती है, ये जो कार्डिक स्टोमच होता है उसके ऊपर, और इसका जो केरापेस होता है उसके जस्ट नीचे की ओर प्रेजेंट रहती है। अगर अपने बात करते हैं इसकी पोजीशन कहां होती है, तो पोजीशन क्या कहता है कि इसका कार्डिक स्टोमच के ऊपर के जस्ट ऊपर। अब इसका जो स्टोमच होता है, अपने क्लास में बात की थी जब अपने ऑफलाइन बात कर रहे थे, अपने कहा था कि प्रॉन का जो स्टोमच होता है उसको अपने दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो कार्डिक स्टोमच और सेकंड इसका होता है पाइलोरिक स्टोमच। तो यहाँ पे होती है, ये कहता है कि कार्डिक स्टोमच के जस्ट ऊपर की ओर और इसका जो केरापेस के नीचे की तरफ ये संरचना प्रेजेंट है। केरापेस क्या होता है, तो इसका जो थोरेसिक पार्ट होता है उस थोरेसिक पार्ट को ढकने वाली जो संरचना होती है, जो इसके नीचे से जो लेटरल पार्ट होते हैं वहां से ओपन होती है, और बाकी सभी जगह से क्या होती है वो जुड़ी रहती है या एड रहती है। तो इसको एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि सुरक्षा प्रोवाइड करती है इसका जो थोरेसिक पार्ट होता है। तो इसके केरापेस के जस्ट नीचे की ओर और इसका जो कार्डिक स्टोमच होता है उसके जस्ट ऊपर की ओर जो बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, उस बैग लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो भाई, रीनल सैक उस स्ट्रक्चर को अपने कह सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है कि ये जो संरचना होती है, इस संरचना के अंदर भी क्या है कि जो एपिथेलियम की जो सेल्स होती है, ये अपने कह सकते हैं कि उत्सर्जी एपिथेलियम या एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं उनके द्वारा ढकी रहती है। तो अब इस संरचना के अंदर की ओर बात करते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या प्रेजेंट रहती है, तो यहाँ पे एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट रहती है। कौन सी सेल, एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट रहती है, और ये एपिथेलियम की सेल कैसी होती है, एक्सक्रीटरी एपिथेलियम की सेल्स प्रेजेंट रहती है, जो इसका रीनल सैक होता है उस रीनल सैक के साथ में जुड़ी रहती है, और पीछे की ओर ये जो संरचना होती है वो इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उन रिप्रोडक्टिव पार्ट के साथ में जुड़ी रहती है, जो अपने नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसके अंदर अपने रिप्रोडक्टिव पार्ट की भी बात करेंगे। अब इसके अंदर एक एंड पॉइंट बचता है, वो कौन सा है, वो इसके अंदर है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन की कार्य की किस प्रकार से उत्सर्जन किया जाता है। अभी आपने जो डिस्कस किया है यहाँ पे वो किसके बारे में किया है, वो किया है किसके अंदर ऑर्गन कौन कौन से हैं जो उत्सर्जन में हेल्प करते हैं। अब ये उत्सर्जन करता कैसे है या किस प्रकार से करता है, तो अपने बात की थी कि इसके अंदर उत्सर्जन के लिए क्या प्रेजेंट रहता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम अपनी बात की थी कि इसके अंदर मुख्य जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो क्या होता है, इसका जो ग्रीन ग्लैंड होती है वो ग्रीन ग्लैंड होती है। ग्रीन ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट रहती है, अपने बात करके आए हैं कि इसका जो एंटीना वाला पार्ट होता है उस एंटीना वाले पार्ट के अंदर जो कोक्सा पार्ट होता है वहां पर ये संरचना प्रेजेंट रहती है। अब नेक्स्ट क्या कहता है कि ग्रीन ग्लैंड जो होती है वो उत्सर्जन का काम करती हुई अपने बात कर ली है। उसके बाद में कहता है कि इसके अंदर ये जो संरचना होती है ग्रीन ग्लैंड, ये क्या काम करती है कि ये संरचना जो होती है वो इसके अंदर ब्लड के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं, ब्लड के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उन उत्सर्जी पदार्थों को आइसोलेट करने का काम होता है या पृथक करने का जो काम होता है वो इन संरचनाओं के द्वारा किया जाता है। जैसे आप यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हो कि यहाँ पे एंड सेक प्रेजेंट है, लेब्रेंथम प्रेजेंट है, यहाँ से जो डक्ट होती हैं वो प्रेजेंट रहती है, और ये संरचना एंड में जाकर किस में खुलती है, ब्लैडर के रूप में खुल जाती है, जिसका ब्लैडर प्रेजेंट रहता है, और यहाँ से क्या है जो रीनल पोर होते हैं उन रीनल पोर के द्वारा बाहर की ओर निकाल दिया जाता है। तो अब यहाँ से आप इस डायग्राम के द्वारा अपने इसको समझ सकते हैं। अब
अब कहता है कि ब्लड के अंदर जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं उनको अलग किया जाता है। अब ग्रीन ग्लैंड की अगर अपने बात करते हैं तो ये कैसी होती है, ग्रीन ग्लैंड इसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स या जटिल संरचना होती है जो किसके समान होती है, जैसे अपने अंदर किडनी प्रेजेंट रहती है, ठीक वैसे ही किडनी के समान एक कॉम्प्लेक्स या एक जटिल स्ट्रक्चर जो होती है वो प्रेजेंट रहती है। और ये अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं उन अपशिष्ट पदार्थों को अलग करने का जो काम होता है वो इसके द्वारा किया जाता है। अगर अपने बात करते हैं कि ब्लड जो के अंदर जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट प्रेजेंट रहते हैं उनको अलग करती है, कौन कौन से उत्सर्जित जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो जो प्रोन होता है या अडल्ट जो प्रोन होता है, अडल्ट जो प्रोन होता है, अडल्ट प्रोन के अंदर मुख्य जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अपने कह सकते हैं कि अमोनिया जो होता है उस अमोनिया के यौगिक होते हैं। किसके? अमोनिया के यौगिक होते हैं। जैसे अपने कह सकते हैं कि यूरिक एसिड, यूरिक एसिड प्लस कुछ और जो उत्सर्जी नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट जो होते हैं उन प्रोडक्ट को क्या है, ये उत्सर्जी पदार्थों के रूप में अलग करता है और यहाँ से बॉडी से बाहर निकालता है। इसके साथ साथ में इसका और का क्या क्या काम होता है, इन उत्सर्जी अमोनिया युक्त उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं इनको अलग करने का, या नाइट्रोजन युक्त जो पदार्थ होते हैं उनको अलग करने के साथ साथ में जो ब्लड होता है उस ब्लड के अंदर ज़्यादा मात्रा में अगर वाटर आता है या पानी की मात्रा जब ज़्यादा होती है तो इस पानी को भी क्या करती है, ये उत्सर्जी पदार्थों के साथ साथ में उस पानी को भी ब्लड के अंदर से अलग करने का काम कर लेती है। और इसके साथ साथ में मोस्ट इंपॉर्टेंट काम इसमें क्या होता है कि ये साथ साथ में इसमें जो ओस्मो रेगुलेशन का जो काम होता है या प्रासरण नियमन का जो काम होता है, वो प्रासरण नियमन का जो काम होता है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। तो ओस्मो रेगुलेशन जो होता है वो भी इसके द्वारा किया जाता है। तो जो भी उत्सर्जी पदार्थ आते हैं वो उत्सर्जी पदार्थ इसके अंदर सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन का भी जो काम होता है, या अपने कह सकते हैं कि वर्णनात्मक पुनर्अवशोषण, जैसे हमारी किडनी करती है ना कि जैसे जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को जब एक बार हेलने लूप जो होता है उसमें से आने के बाद में जो DCT और PCT होती है उनके अंदर से वापस जैसे सोडियम वगैरह जो प्रोडक्ट होते हैं या वाटर होता है, ग्लूकोज होता है, उनका वापस से अवशोषित किया जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ पर भी सिलेक्टिव रीऑब्जर्वेशन किया जाता है कि जो चयनात्मक जो प्रोडक्ट होते हैं शरीर के लिए जरूरी जो पदार्थ होते हैं उनको वापस क्या है अवशोषित कर दिया जाता है ताकि वो ब्लड के साथ में या यूरिन के साथ में उनको बाहर की ओर ना भेज दिया जाए। तो ये पूरी जो प्रोसेस होती है उसको अपने क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन कहते हैं, किसके अंदर, प्रोन के अंदर। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो यहाँ पर समाप्त होता है। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक आएगा इसके अंदर वो आएगा इसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्रोन या प्रोन के अंदर जो जनन होता है वो किस प्रकार से होता है, और फीमेल जो होती है उसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट रहते हैं, और जो मेल होता है उसके अंदर कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।